नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में संस्कृत गंगा संगम कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि राज्य सरकार संस्कृत को जन की भाषा बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने उत्तराखंड में संस्कृति को द्वितीय भाषा का दर्जा देने और संस्कृत ग्राम विकसित करने की भी जानकारी दी। साथ ही गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जहां धामी ने हरिद्वार आगमन पर किसानों से जोरदार किसानों ने स्वागत किया, वहीं सरकार का आभार भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी किसान हित में एक बड़ा कदम है और आश्वासन दिया कि किसानों का भुगतान समय पर किया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। परिवार का, सभी आयोजकों का, कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बाल्यकाल से थोड़ा बहुत संस्कृत में हम लोगों ने भी अध्ययन किया और इस संस्कृत सम्मेलन में जो संस्कृत भाषा की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संबंध में भारत और दुनिया से आए हुए जो हमारे विद्वत-जन हैं उनके द्वारा यहाँ पर विचार मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा तो ये होता कि मैं भी आपके सामने संस्कृत में ही बोलता, लेकिन अभी चूंकि कक्षा 8वीं के बाद एक क्रम थोड़ा टूट गया, इसलिए मैं अपने को इसमें थोड़ा सा असमर्थ पाता हूं और उस समय सीखी गई श्लोक की पंक्तियां, व्याकरण के मूलभूत नियम और संस्कृत की मधुरता सच में मुझे आज भी प्रेरित करती है। बहुत सारे श्लोक जो उस समय के मुझे कंठस्थ हैं, वो बाल्यकाल में जो संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ाई करी उसी का परिणाम है। जैसे अभी भाई साहब वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, तो एक श्लोक कक्षा 6 में हमने पढ़ा था, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो ऐसे अन्य भी बहुत सारे हैं। भाइयों बहनों, 19वीं शताब्दी में जब कुछ विदेशी विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के वो संपर्क में आए, तब वो देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ की प्राचीन ऋषि परंपरा, वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, खगोल, साहित्य, व्याकरण जैसे विषयों का कितना व्यापक और गहरा ज्ञान संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। यूरोप के विद्वानों ने भी जब वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्यों का मूल रूप में अध्ययन किया, तो पूरी दुनिया में भारत की विचारधारा के प्रति उनके मन में भी एक सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। 1789 में सर विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम के अनुवाद ने यूरोपीय साहित्यिक जगत में उत्साह की नई तरंग भर दी। इस अनुवाद को पढ़कर जर्मनी के महाकवि गेटे ने कहा था, यदि बसंत की मोहकता, ग्रीष्म का सौंदर्य, प्रकृति का आकर्षण, स्वर्ग धरती का मिलन एक साथ देखना हो तो शकुंतलम इसका नाम है, जिसमें सब कुछ समाहित है। गेटे ने अपने महान नाटक फोस्ट को पूरा करते समय भी कालिदास से प्रेरणा ली। जॉन्स और मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने पश्चिम में संस्कृत अध्ययन को एक नई दिशा दी। मैक्स मुलर की 1860 में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, आधुनिक संस्कृत साहित्य इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसके पश्चात वेबर, सोडर, ओल्डेनबर्ग, फ्रेजर, मैकडॉनल जैसे विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के अनेक नए आयाम विश्व के सामने रखे। भाइयों बहनों, अभी आदरणीय निशंक जी ने इसकी व्यापक महत्ता के बारे में यहां से बताया कि संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ
अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं, अनेक काम किए जा रहे हैं। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी अनेक योजनाएं आज देश के अंदर संचालित की जा रही है। इसी उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने का विशेष प्रयास किया गया है। जब आदरणीय निशंक जी देश के शिक्षा मंत्री थे, उसी समय हमारे देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई थी। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ साथ संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संस्थानों के रूप में भी सुसज्जित किया जा रहा है, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है। आज एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करते हैं। कर्नाटक के मटूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद भी संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि नई तकनीकों के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी से लेकर ऋषि मुनियों ने इस भूमि पर तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। क्योंकि लंबे समय से हमारे किसान चाहते थे कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, वो उनकी किसानों का गन्ने का मूल्य बढ़ गया है और आगे चलकर गन्ने की पैदावार भी और हो और उसका विस्तार हो, क्योंकि पिछले सालों में जो गन्ने की पैदावार है उसमें कुछ न्यूनता आई है। इसलिए उनका समय पर भुगतान हो, समय पर उनको उनका गन्ना तुलाई हो, मिलों तक पहुंचे, जिससे कि अच्छी तोल भी हो जाए, अच्छा मूल्य भी उनको मिल जाए। धन्यवाद। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड लोक विरासत 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लोक विरासत मात्र एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारी परंपराओं और हमारी जड़ों का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति सदियों पुरानी समृद्ध धरोहर है। हमारे लोक नृत्य, लोक गीतों, वेशभूषाओं, लोक कलाओं और पर्व त्योहारों में हमारा जीवन, हमारी भावनाएं और हमारी सामाजिक व्यवस्था गुथी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि झोड़ा, छपेली, छाछरी, पवारी जैसे लोकगीत व नृत्य सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक प्रेम, वीरता और समाज की संवेदनाओं के भी प्रतीक हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सहकारिता से समृद्धि का मॉडल तेजी से सफल हो रहा है। इसी कड़ी में गोपेश्वर सहकारिता मेला एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। मेले में महिला स्वयं सहायता समूह ने 52.50 लाख की रिकॉर्ड बिक्री कर आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला शक्ति का मजबूत संदेश दिया। मेले में स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, जैविक खाद्य सामग्री, पारंपरिक परिधान, कृषि आधारित उत्पादों की बड़ी मात्रा में बिक्री हुई। तो वहीं हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद में 21वीं प्रादेशिक वॉलीबॉल और सेपक टाकरा प्रतियोगिता 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवींद्र सिंह डोभाल ने मोमेंटो भेंट कर आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल की 16 और सेपक टाकरा की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। शुरुआती मुकाबलों में हरिद्वार और देहरादून की वॉलीबॉल टीमों ने जीत दर्ज की, जबकि सेपक टाकरा में उधम सिंह नगर और हरिद्वार टीम विजयी रही। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को खेल भावना और बेहतर प्रदर्शन के लिए भी प्रेरित किया।
और ये 3 दिन की ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें समस्त जनपदों के द्वारा और वाहिनियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। जो भी सर्वश्रेष्ठ टीम होगी इसका चुनाव 3 तारीख को उसका रिजल्ट होगा। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद देता हूँ। आज इस मौके पर उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और उसके समापन समारोह में भी हमारे उच्च अधिकारी के द्वारा आपके इसका शुभारंभ इसका समापन किया जाएगा। इस खेल भावना को आगे बनाए रखने के लिए और अच्छा बढ़ाने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार प्रयास करती रहती है और मैं हमारे पुलिस हेडक्वार्टर को धन्यवाद देता हूँ उनके द्वारा इस प्रकार की प्रतियोगिता को यहाँ पर संपन्न कराने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई थी। आज पुलिस लाइन में पूरे स्टेट की टीम्स आई हैं, 16 टीम्स हैं, जिसमें कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और पीएससी आईआरवाइज की टीम्स के द्वारा वॉलीबॉल चैंपियनशिप का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और ये 3 तारीख तक चलेगी। इसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है और हमने सभी टीम्स के साथ इंटरेक्ट किया है, उनके साथ इंट्रोडक्शन आदि करके सभी को शुभकामनाएं दी हैं कि इस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सभी लोग बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें और स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ पूरे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। तो वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिडकुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बड़े सफाई अभियान की शुरुआत की। किरबी चौक और राजा बिस्टक फैक्ट्री क्षेत्र में आयोजित इस विशेष अभियान को डीएम ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने सिडकुल के अधिकारियों को उचित सफाई और कचरे के निस्तारण के निर्देश भी दिए। डीएम ने जनपदवासियों को लेकर आपको बताते चले उनसे अपील भी की कि वे स्वच्छता से सहयोग करें और कचरा केवल निर्धारित कलेक्शन सेंटरों में डालें। सिडकुल प्रतिनिधियों से ने इस अवसर पर डीएम को तुलसी का पौधा भी भेंट किया। राज्य कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है और जहां इंप्लीमेंट हो चुकी है, एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो इंप्लीमेंट हो चुकी है, चाहे वो किसी राज्य में हो। स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है, जो स्टेट के अधिकार में है, वहां पर भी कई हद तक इंप्लीमेंट हो चुकी है। कुछ राज्य हैं जो थोड़ा ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं। वो आपको मैं बताऊं, बंगाल जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सारी बातें हैं वो उन्होंने अपने नाम से वहां इंप्लीमेंट की है, तो इस प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मर्म है, आपको बताता हूं, देखो हमारी सरकार नहीं है, आप सबसे पहले दिमाग से निकालिए। नहीं, कोई हमारी सरकार नहीं है। विद्यार्थी परिषद इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ जरूर है। कोई हमारा वैचारिक क्षमता हो सकती है, वैचारिक तो आपके साथ भी हो सकती है। तो आप हमारे सर एक सेकंड उनका उत्तर दे दूं मैं, थोड़ा मुझे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद प्रस्ताव के माध्यम से सिर्फ प्रस्ताव पारित करके छोड़ती नहीं है। ये जो प्रस्ताव है ये हमारा वर्किंग एजेंडा है, इसके माध्यम से हम नीचे जमीन पे उतरने वाले हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां आंदोलन करेंगे, जहां सरकार से मिलकर बात करनी होगी वहां मिलकर करेंगे, जहां संघर्ष करना पड़ेगा संघर्ष करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है कि जनपद हरिद्वार को एक मॉडल जनपद बनाया जाए सफाई अभियान में, और इसमें न केवल सरकारी डिपार्टमेंट्स ही काम करें बल्कि सभी को जोड़ा जाए। तो इसमें आज हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें सिडकुल की जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो सिडकुल एरिया में, साथ ही बहादुराबाद हो गया, हमारे जो लगे हुए गाँव है वहाँ पर काफी वर्कर्स भी रहते हैं, काफी यहाँ पे टीम्स का मूवमेंट भी है। एक कचरा प्रबंधन यहाँ पर एक बड़ी समस्या रही है, उसको लेकर पूरे क्षेत्र को विभिन्न कंपनीज में डिवाइड किया गया है और उनके द्वारा आज यहाँ पर इसका प्रारंभ किया गया इस कार्य को, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग इसमें जुटे हुए हैं और वो पूरे हमारे जो रोड्स के आसपास के जो पार्क्स हैं उनका डेवलपमेंट भी करेंगे, सौंदर्यीकरण भी करेंगे और साथ ही रेगुलर अब इसको मेंटेन भी करेंगे। तो वहीं देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन तक चला, जिसमें शिक्षा और समाज परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और 5 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं छात्रावास सर्वेक्षण और स्क्रीन टाइमिंग टू एक्टिविटी टाइम अभियान की शुरुआत की गई। तो वहीं आपको बताते चले जिसमें 5,000 छात्रावास शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर नीरज सिंह सोलंकी ने बताया कि संगठन में 76 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने संपर्क किया। अधिवेशन में सांस्कृतिक प्रदर्शनी और युवा प्रतिभाओं को भी सम्मान दिया गया। वहीं राष्ट्रीय मंत्री आपको बताते चले हर्षित सिंह ने अगले वर्ष के लिए नए कार्यक्रमों की योजना भी साझा की है। थोड़ा मुझे जल्दी होगी, कई राज्य कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है और जहां इंप्लीमेंट हो चुकी है, एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो इंप्लीमेंट हो चुकी है, चाहे वो किसी राज्य में हो। स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है, जो स्टेट के अधिकार में है, वहां पर भी कई हद तक इंप्लीमेंट हो चुकी है। कुछ राज्य हैं जो थोड़ा ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं। वो आपको मैं बताऊं, बंगाल जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सारी बातें हैं वो उन्होंने अपने नाम से वहां इंप्लीमेंट की है,
तो इस प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मर्म है, आपको बताता हूं, देखो हमारी सरकार नहीं है, आप सबसे पहले दिमाग से निकालिए। नहीं, कोई हमारी सरकार नहीं है। विद्यार्थी परिषद इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ जरूर है। कोई हमारा वैचारिक क्षमता हो सकती है, वैचारिक तो आपके साथ भी हो सकती है। तो आप हमारे सर, एक सेकंड, उनका उत्तर दे दूं मैं थोड़ा, मुझे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद प्रस्ताव के माध्यम से सिर्फ प्रस्ताव पारित करके छोड़ती नहीं है। ये जो प्रस्ताव है, ये हमारा वर्किंग एजेंडा है। इसके माध्यम से हम नीचे जमीन पे उतरने वाले हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां आंदोलन करेंगे, जहां सरकार से मिलकर बात करनी होगी वहां मिलकर करेंगे, जहां संघर्ष करना पड़ेगा संघर्ष करेंगे। जल्दी होगी, कई राज्य कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो वहीं दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के निर्देश पर शहर और देहात में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा के लिए बॉडी प्रोटेक्टर और ऑटोमेटिक असलहों से लैस होकर संवेदनशील क्षेत्रों, मुख्य सड़कों और चेक पॉइंट्स पर सघन जांच की जा रही है। हर वहां संदिग्ध व्यक्ति और सामान की बारीकी से जांच भी की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, सामानों की भी लगातार जांच करते नजर आ रहे हैं। एसएसपी ने सुरक्षा स्तर को मजबूत करते हुए आम जनता से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस की टीम गश्त और निगरानी कर रही है ताकि हरिद्वार में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। कि इस प्रकार के अगर कोई भी संदिग्ध, देखिए लाल किला के पास में हुए जो बम धमाके के बाद से और जिस प्रकार की जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी थी, उसको लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और उसमें हमारे सभी ऑफिसर्स, सारे पुलिस अधिकारी, थाना स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी चेकिंग अभियान लगातार किए जा रहे हैं और इसमें लगातार इसमें और गहनता आ रही है। मैं सभी लोगों को आज सुबह भी 5 बजे से लेकर 7, साढ़े 7 बजे तक की जो हमारी चेकिंग थी, उसका बड़े पॉजिटिव परिणाम निकले हैं। ये जो अभियान है, ये लगातार जारी रहेगा। सर, आम जनता से क्या कहेंगे सजग रहें? सभी आपके माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि इस प्रकार के अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति उनके द्वारा दिखाई देता है, उनको दिखता है या किसी प्रकार का उन्हें संशय होता है, तत्काल पुलिस को इस संबंध में बताएं ताकि हम आगे की जो भी उसके वेरिफिकेशन की कार्रवाई। तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां यूकेएसएससी पेपर लीक मामला, सीबीआई ने बॉबी पवार को किया तलब। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं बॉबी पवार। तो वहीं आपको बताते चले, पेपर लीक मामले में पूछताछ करेगी अब सीबीआई, जिसे लेकर ये पूरा मामला आपको बताते चले, जहां देहरादून में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। सीबीआई ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम बॉबी पवार से पेपर लीक प्रकरण में उनकी भूमिका और संबंधित जानकारी को लेकर विस्तृत पूछताछ करेगी। वहीं जांच एजेंसी बीते कुछ दिनों में से इस केस से जुड़े कई पहलुओं को दोबारा खंगाल रही है ताकि पूरे नेटवर्क और गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष है बॉबी पवार, जिसे लेकर पेपर लीक मामले में पूछताछ करेगी सीबीआई। वहीं आपको बता दें, इस प्रकरण में कई अधिकारियों, अभ्यर्थियों और बिचौलियों से भी पूछताछ करती नजर आएगी सीबीआई। बताते चले, यूकेएसएससी पेपर लीक का ये पूरा मामला, जहां बॉबी पवार को तलब किया गया, सीबीआई ने किया बॉबी पवार को तलब, जहां इस पूरे मामले में लगातार सभी सबूतों को जुटाकर सीबीआई लगातार खंगाल रही है, सभी दस्तावेजों को, और साथ ही इस मामले में बॉबी पवार को सीबीआई ने तलब किया है, साथ ही उनसे आगे की जांच की जा रही है।
तो वहीं हरिद्वार में 2027 कुंभ की तैयारियों को लेकर संत समाज खुलकर नाराज हो गया है। तो वहीं आपको बताते चले, आरोप है कि प्रशासन ने कुंभ आयोजन को लेकर सिर्फ अखाड़ों से बातचीत की है, जबकि आश्रमों में रहने वाले स्थानधारी साधु संतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। भारत सेवाश्रम में संतों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कुंभ की तिथि और तैयारियों पर आश्रमों से कोई राय लेने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इस बैठक में संत समाज ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अब अखाड़ा परिषद की तर्ज पर अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन किया जाएगा, ताकि कुंभ जैसे विशाल पर्व में आश्रमों की आवाज भी बराबर सुनी जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महामंडलेश्वर यतीनानंद गिरी ने स्पष्ट कहा कि कुंभ सिर्फ अखाड़ों का ही नहीं, सभी साधु संतों का पर्व है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सेवा आश्रम करते हैं, इसलिए सरकार को सभी को समान अधिकार और सम्मान देना ही होगा। देखिए 2027 में कुंभ आने वाला है और प्रदेश सरकार बड़ी उत्साहित है, क्योंकि इस बार पहली बार जो हरिद्वार का अर्ध कुंभ है वो मुक्त होकर उसे मनाने का अवसर मिल रहा है। उज्जैन का कुंभ इसमें बाधक नहीं बन रहा, तो हम लोग भी उत्साहित हैं कि कुंभ अच्छा होना चाहिए। आज आश्रमधारी संत यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि कुंभ में बहुत बड़ी व्यवस्था आश्रमधारी संत करते हैं। करोड़ों लोग आते हैं, उन्हें रोकता कौन है? उन्हें रजाई गद्दे कौन देता है? उन्हें भोजन पानी चाय नाश्ते की व्यवस्था कौन करता है? और कुंभ में धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण, भाई यज्ञ कौन करता है? अनुष्ठान कौन कराता है? कथा कीर्तन कौन कराता है? ये आश्रमधारी संत कराते हैं। अखाड़ों की अपनी व्यवस्था है, अपनी परंपरा है। अखाड़े नागाओं की व्यवस्था करेंगे, अखाड़े अमृत स्नान की व्यवस्था करेंगे। तो जिस प्रकार से सरकार ने अखाड़ों के साथ बैठकर बातचीत की है, इसी प्रकार से आश्रमधारियों का भी कहना है कि सरकार आश्रमधारियों के साथ भी बैठकर कुंभ के संदर्भ में वार्ता करे और उनको जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं पर सरकार विचार करे। सरकार को कुंभ और अर्ध कुंभ पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि अर्ध कुंभ होता है और ऊर्ध्व कुंभ में। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।